राजा भोज की 14 विद्याओं का घमंड भाग 4 से 8 तक। अगर आपने पीछे की कहानी भाग 1 से 3 तक नहीं सुनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए रुकी हुई कहानी को फिर से शुरू करते हैं। 15वीं विद्या की खोज में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले राजा ने अपने एक पुराने साथी नाई को बुलाने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत नाई के पास राजा की सूचना पहुंचाई। जैसे ही नाई को पता लगा कि उसे राजा भोज ने याद किया है, वह तुरंत राजा के पास दौड़ा चला आया। राजा ने उसे आगे की सारी योजना बताई और कहा, हमें कुछ वक्त के लिए राज्य से दूर जाना होगा, इसलिए आपको भी हमारे साथ चलना होगा। नाई ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए और सफर का जरूरी सामान लेकर हिमालय पर्वत की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। तो दोस्तों, राजा भोज और नाई दिन में तो सफर करते और रास्ते में कोई नगरी आती तो वही ठहर कर रात को विश्राम करते। नाई का काम था नगरी से बाजार में जाकर सामान लाना, खाना बनाकर राजा भोज को खिलाना। ऐसे ही रात और दिन चलते चलते काफी दिन बाद राजा भोज व नाई उस जंगल के पास पहुंच गए। चूंकि घोड़े अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए घोड़ों को बाहर ही छोड़कर राजा व नाई तलवार से जंगल में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। आखिरकार इतनी लंबी यात्रा के बाद राजा भोज बाबा अमरा गुरु की कुटिया ढूंढने में कामयाब हो गए। राजा भोज ने देखा कुटिया का द्रव्य काफी सुनहरा था। बाबा की सुंदर कुटिया बनी है। कुटिया के आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बाबा के धूनों में धुआं उठ रही है। मृगशाला पर बैठे बाबा तपस्या में लीन है। राजा भोज और नाई बाबा अमरा गुरु के सामने थोड़ी दूरी पर हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन 1 सप्ताह हो गया, बाबा तो आंखें ही नहीं खोलते। तो राजा भोज ने कहा, जब तक बाबा आंखें नहीं खोलते हम आश्रम की साफ सफाई कर देते हैं। और दोनों आश्रम में काम करने लगे। नई और फूल लाकर लगाए, जंगल से सूखी लकड़ी लाकर धुना के पास इकट्ठी कर दी और आराम से रहने लगे। 1 महीना बीत गया, तब कहीं जाकर बाबा अमरा गुरु ने आंखें खोली और अपने सामने एक राजा व एक नौकर को बैठा देखा, जो हाथ जोड़कर बाबा की तरफ जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चों मेरे पास आओ और अपना परिचय दो, क्योंकि तुम इतने भयंकर जंगल को पार करके मेरे पास आए हो। यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता। आप लोग इतना कष्ट उठाकर मेरे पास आए हो तो जरूर कोई अवश्य कार्य होगा। इतनी बात सुनकर राजा भोज व नाई बाबा के पास आए और चरणों में बैठकर राजा भोज ने कहा, हे महाराज, मैं राजा भोज हूँ और मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान करें। बाबा, बोलो बच्चा, क्या समस्या है? राजा भोज, महाराज, मैं 15वीं विद्या सीखने आया हूँ। कृपया आप मुझे 15वीं विद्या का दान दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा, ओह बालक, तू तो बहुत बड़ी समस्या लेकर आया है, किंतु एक बात बता, तुझे मेरा पता बताया किसने? राजा भोज, महाराज, एक बाजीगर ने। बाबा, ठीक है, परंतु राजन, इस विद्या को सीखना हर किसी के बस की बात नहीं, इसमें बड़ी कठिनाई आएगी, क्या कर पाओगे? राजा भोज, महाराज, इस विद्या को सीखने के लिए मैं हर कठिनाई का डटकर मुकाबला करूंगा। कृपया आप मुझे सही राह दिखाइए। बाबा, तो ठीक है राजन, इस विद्या को सिखाने से पहले मैं तुम्हें इसकी शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 15वीं विद्या है मरे हुए शरीर को जिंदा करना। लेकिन इस विद्या से अगर आप किसी को जिंदा कर रहे हो तो आपके प्राण उस मरे हुए शरीर में चले जाएंगे और आपका शरीर प्राणहीन हो जाएगा। फिर आप जब भी चाहो अपने शरीर में वापस आ सकते हो। कहने का मतलब है, आप किसी भी मरे हुए प्राणी को जिंदा करते हो तो आपका शरीर मर जाएगा और आप जब अपने शरीर में वापस आओगे तो दूसरा शरीर मर जाएगा। और हाँ, इस विद्या को सीखते वक्त आपको केवल एक समय भोजन मिलेगा। वक्त की इसमें कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, मालूम नहीं कितना लग जाए। क्या तुम्हें मंजूर है? राजा, ठीक है बाबा, आप जो भी कहोगे मैं करूँगा, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। बाबा, कल सुबह से आपकी शिक्षा आरंभ हो जाएगी। दूसरी सुबह बाबा ने राजा भोज को अपने सामने बैठा लिया और मंत्र सिखाना आरंभ कर दिया। अब राजा भोज का 15वीं विद्या सीखने का सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन इसी के साथ शुरू हुआ एक भयंकर समस्या का सिलसिला, जिससे राजा अभी अनजान थे।
दोस्तों, जब राजा भोज को बाबा मंत्र सुना रहे थे तो नाई भी राजा भोज के पीछे बैठा मंत्र सुन रहा था और उसने भी राजा के साथ साथ मंत्र रट लिए थे और वह भी मन ही मन मंत्र का जाप करने लगा। ऐसे ही राजा भोज की शिक्षा 12 वर्ष तक चली। राजा भोज को बाबा जो भी मंत्र बताते उसे नाई भी तुरंत अपने जहन में बैठा लेता यानी रट लेता और जैसे जैसे राजा मंत्र का जाप करते वैसे ही नाई भी मन ही मन मंत्र का जाप करता रहता। कहने का मतलब 12 वर्षों में राजा भोज 15वीं विद्या सीख गए और साथ साथ नाई भी सीख गया। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि बाबा ने कहा, राजन, अब आपकी विद्या पूर्ण हो गई है, अब आप अपने राज्य जाकर अपने राज्य का काम संभाल सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान हमेशा रखना, कभी भी इस विद्या का गलत इस्तेमाल मत करना। राजा ने प्रसन्न भाव से अपने गुरु की बात का मान रखते हुए हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। अगली सुबह राजा भोज ने गुरु अमरा को प्रणाम कर एवं चरण स्पर्श कर जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने भी अपने प्रसन्नता के भाव मुख पर लाकर उन्हें आशीर्वाद देकर जाने को कहा। अब राजा भोज नाई को साथ लेकर अपनी नगरी की ओर चल दिए। अब घोड़े तो थे नहीं, इसलिए पैदल ही बातें करते करते चले आ रहे थे। तो दोस्तों, अब आगे क्या होता है कि नाई के दिल में कपट जाग उठता है। नाई ने मन ही मन एक भयंकर साजिश रच डाली। नाई से राजा भोज बनने की साजिश। राजा को अपने व्यवहार की ओर आकर्षित करने के लिए नाई गुमसुम होकर बैठ गया। राजा अभी उसकी कूटनीति से बिल्कुल अनजान थे। तो नाई को इस तरह गुमसुम बैठा देखकर राजा ने कहा, नाई, क्या बात है, तुम बड़े गुमसुम से नजर आ रहे हो। नाई, महाराज, मेरे दिल में एक बात है, आप बुरा ना मानो तो बताऊं। राजा भोज, नाई, जो भी बात है खुलकर बताओ। नाई, महाराज, मैं ये कह रहा था कि आपने 12 वर्षों के इतने कठिन परिश्रम के बाद ये 15वीं विद्या हासिल की है, तो आप अगर अपनी सीखी हुई विद्या को एक बार आजमा लेते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नगरी में जाकर कहीं आप हंसी के पात्र ना बन जाओ। राजा भोज, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, आजमाने में क्या दिक्कत है, चलो आजमा कर देखते हैं। नाई, महाराजा, आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। नाई थोड़ी दूर गया और एक मरा हुआ तोता उठाकर राजा भोज के सामने रख दिया और कहा, महाराज, इस मरे हुए तोते में आपके प्राण डालिए। राजा भोज, ठीक है, मैं मंत्र का जाप करता हूँ। राजा भोज मंत्र पढ़ने लगे और अपने प्राण तोते में डाल दिए। तोता जिंदा हो गया और राजा भोज का शरीर अचेत होकर गिर गया। इधर नाई अपनी साजिश में कामयाब होने लगा था। उसने मौके का फायदा उठाया और तुरंत मंत्र पढ़कर अपने प्राण राजा भोज के शरीर में डाल दिए। अब नाई का शरीर भी अचेत होकर गिर गया। कहने का मतलब है राजा भोज तोता बन गए और नाई राजा भोज बन गया। राजा भोज, जो कि तोते के शरीर में है, देखकर चकित हो गए कि नाई ने यह विद्या कैसे सीख ली और बोले, अरे नाई, ये तूने क्या कर दिया, तू मेरे शरीर में क्यों आ गया। नाई, महाराज, मैं भी अपनी विद्या आजमा रहा था, जो कि मैंने चोरी चोरी आपके पीछे बैठकर सीखी है। राजा भोज गुस्से में, नाई, तुमने अपनी मर्यादा के विरुद्ध जाने की चेष्टा भी कैसे की। इस अपराध का दंड तुम्हें दरबार में दिया जाएगा। अब तू एक काम कर, अपने शरीर में वापस जा और मेरा शरीर खाली कर ताकि मैं अपने शरीर में वापस आ सकूं। नाई, मैं आपको मूर्ख नजर आता हूँ क्या, जो अपने शरीर में वापस जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से राजा बनने का मौका मिला है, इस अवसर को मैं छोड़ नहीं सकता। और आप तो एक तोते हो, भला आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। मैं ये शरीर किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। अब मैं भी वे सारे सुख भोगूंगा जो एक राजा प्राप्त करता है। अब नाई अपने रास्ते का आखिरी कांटा हटाने के लिए उस तोते को पत्थर से मारने के लिए भागा, जिसमें राजा भोज के प्राण बसे थे। तोता बेचारा क्या करता, जान बचाकर भागा और दूर एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठकर नाई को देखने लगा और उदास मन से सोचने लगा कि जिस साथी पर मैंने इतना भरोसा किया, उसी ने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर दी। अब क्या कर सकता हूँ। और तोता बैठा बैठा रोने लगा। इधर नाई, जो कि राजा भोज के शरीर में था, लकड़ियाँ और फूस को इकट्ठा किया और अपने नाई के अचेत शरीर को जलाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। नाई ने छल द्वारा खुद को तो राजा भोज बना लिया, लेकिन राजा भोज बेचारे तोता बनकर उसी बियाबान जंगल में भटकते रहे।
धोखेबाज नाई रात दिन पैदल सफर करता हुआ राजा भोज की नगरी के द्वार पर जा पहुंचा। वहां मौजूद पहरेदारों ने जैसे ही राजा भोज को देखा, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दरबार में पहुंचाई। ये संदेशा सुन दरबार के सभी मंत्रीगण व अन्य सदस्य प्रसन्नता से व्याकुल होकर बैंड बाजों, फूल माला व अन्य आदर सम्मान की सामग्री लेकर अपने राजा का भव्य स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुँचे। परिणाम स्वरूप हुआ यही, कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं पहचान पाया कि यह असल में राजा भोज है या कोई और। राजा का खूब जोरों शोरों से स्वागत किया गया। उनके आने की खुशी में महल को एक सुंदर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पूरे राज्य में सूचना पहुंचा दी गई कि महाराज अपना जरूरी कार्य निपटाकर 12 वर्ष बाद अपनी नगरी में वापस लौटे हैं। चूँकि नाई महल में मौजूद सभी मंत्रीगण और अन्य सदस्यों को पहले से ही जानता था, इसलिए उसे उनके साथ विचार विमर्श करने में किसी भी उलझन का सामना नहीं करना पड़ा। सभी लोग इतने लंबे समय के बाद अपने राजा से विचार विमर्श कर काफी प्रसन्न थे। दरबार में सभी जन से अच्छी तरह मिलजुल कर राजा भोज, जो कि असल में नाई था, महल की ओर चल दिया। महल के द्वार पर पहुंचा तो वहां काफी सुंदर छवि की नौकरानी उसका स्वागत करने के लिए अपने हाथों में आरती की थाली और फूल लिए खड़ी थी। लेकिन राजा बना नाई रानी को वहां मौजूद न देखकर बोला, रुक जाओ बांदियों, हम तब तक अंदर नहीं आएंगे जब तक कि हमारी रानी सत्यवती हमारा स्वागत करने नहीं आ जाती। राजा का आदेश सुन तुरंत रानी सत्यवती को बुलाया गया। रानी सत्यवती अपने हाथों में आरती की थाली लेकर वहां चली आई, किंतु रानी सत्यवती वहां आकर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। तब राजा भोज बना नाई ने कहा, क्या बात है रानी, क्या आप हमें देखकर खुश नहीं है? हम कितने वर्ष बाद आपके पास वापस लौटे हैं। नजदीक आइए, हमारी आरती करिए और खुशी खुशी हमें अपने कक्ष में लेकर चलिए। सत्यवती, महाराज मैं आपकी आरती भी करूंगी और खुशी खुशी आपको हमारे कक्ष में भी लेकर चलूंगी, किंतु आप पहले हमें ये बताइए, जब आप जरूरी कार्य से जा रहे थे तब हमें क्या कहकर गए थे? राजा, जो कि नाई था, बोला, रानी ऐसी बेवकूफी भरी बातें आप पर शोभा नहीं देती। भला 12 वर्ष पहले की छोटी मोटी बातें याद थोड़ी रहती हैं। आप आइए, हमारी आरती करिए। सत्यवती, कभी नहीं, पहले आप हमें उस वार्ता का परिचय दीजिए, तभी हम आपको अंदर आने की अनुमति देंगे। राजा बने नाई ने मन ही मन सोचा, ये रानी तो बहुत ही तेज और उलझी हुई लगती है, यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है। फिर नाई ने अपना रुख भानुवती के महल की तरफ कर लिया। जब नाई रानी भानुवती के महल के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि भानुवती पहले से ही राजा के स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर खड़ी थी। वह राजा को इतने लंबे समय के बाद देखकर काफी प्रसन्न थी। उसने खुशी खुशी उसकी आरती की और अपने कक्ष में ले गई। रानी भानुवती के महल में नाई ने खूब सुख सुविधाओं का आनंद उठाया। धीरे धीरे आधी रात हो गई। भानुवती को तो नींद आ गई, किंतु नाई को कहाँ नींद आने वाली थी। अब उसके जहन में एक डर बैठा जा रहा था, एक चिंता सताए जा रही थी। वह चिंता थी उस तोते की, क्योंकि उस तोते में खुद राजा भोज बसे थे, जो मनुष्य की भांति बोल सकते थे। अब उसका यही डर था कि कहीं वह तोता उड़ता उड़ता नगरी तक न आ पहुँचे, कहीं मेरे सारे भेद न खुल जाए। इस समस्या से निदान पाने के लिए नाई एक खतरनाक योजना बनाने लगा। यहाँ तो नाई अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए योजना पर योजना बनाने लगा। दूसरी तरफ राजा भोज, जो बेचारे अभी भी एक तोता बनकर उसी बियाबान जंगल में भटक रहे थे। तो आइए अब एक नजर डालते हैं उस तोते पर, जो बेचारा भूख और प्यास के कारण इधर उधर भटक रहा था। तोता पानी की तलाश में भटकने लगा। आखिरकार वह एक बावड़ी पर पहुंचा, जहां पर 99 तोते पहले से ही रहते थे। 99 तोतों ने देखा आज बावड़ी पर एक नया ही तोता आया है और कुछ ज्यादा ही प्यासा है। बेचारा पानी पिए ही जा रहा है। उस नए तोते को देख सारे तोते खुश हो गए और आपस में बात करने लगे कि चलो इससे दोस्ती करते हैं। अगर यह हमारा दोस्त बन गया तो हम पूरे 100 तोते हो जाएंगे। फिर सारे तोते राजा भोज बने हुए तोते के पास आ गए और अपनी तोतिया भाषा में राजा भोज से बात करने लगे, हालचाल पूछने लगे। चूंकि राजा भोज 15वीं विद्या निदान थे तो वह तोतों की भाषा भी जानते थे।
राजा भोज ने उन्हें तोतिया भाषा में बताया कि देखो दोस्तों, मैं अकेला हूँ और मेरा कोई परिवार भी नहीं है। मैं दुनिया भ्रमण के लिए निकला हूँ। अब जब आप सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। मैं आप सब के साथ ही रहूँगा। सारे तोते बहुत ही खुशी हुए और हंसी खुशी सब एक साथ रहने लगे। अब प्रतिदिन राजा भोज उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते और किस्से कहानियाँ सुनाते। इस कारण सभी तोते सोचते कि यह तोता बहुत ही समझदार है। इसके आने के बाद हमें पानी की तलाश में भी नहीं भटकना पड़ता। ये हमें उसी जगह लेकर जाता है जहाँ पानी तैयार मिलता है। इस कारण सभी तोते राजा भोज की इज्जत करने लगे। और एक दिन ऐसा भी आया जब सारे तोतों ने मिलकर राजा भोज को अपना मुखिया घोषित कर दिया। अब जब राजा भोज उन तोतों के साथ जुड़ गए तो उन सब का समय अच्छा गुजरने लगा, क्योंकि एक 15 विद्या निदान तोता उनके बीच मौजूद था जो किसी भी समस्या को आने से पहले ही भाप लेता था। उसके रहने से सभी तोते सुरक्षित महसूस करने लगे। लेकिन अब इन सभी तोतों के आगे आने वाली थी एक ऐसी समस्या जिसने इन्हें वन भटकने और अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ राजा भोज बने नाई की योजना बनकर तैयार हो चुकी थी। उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी मंत्रियों से कह दो, महाराज का हुक्म है, तुरंत सभा लगाई जाए। महाराज की घोषणा सुनते ही सभी मंत्रीगण, द्वारपाल, सेनापति और रानियां दौड़े चले आए। जब सभी सभा में मौजूद हो गए तो राजा ने आदेश दिया कि जहां तक हमारे राज्य की सीमा है वहां तक प्रजा जनों में संदेश भिजवा दो कि राजा का हुक्म है, जो भी नर नारी बूढ़ा जवान तोता मारकर हमारे पास लाएगा उसे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। जो 2 लाएगा उसे 2, जो 10 लाएगा उसे 10 और जो 50 लाएगा उसे 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। राजा का ये हुक्म सुनकर सभी दरबारी अचंभित रह गए कि यह राजा को क्या हो गया, अचानक तोते मरवाने का आदेश दे रहे हैं। किंतु सभी केवल सोच सकते थे, कुछ पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि यह राजा का हुक्म था। पर जो भी हो, जैसे ही यह समाचार प्रजा जन में पहुंचा तो सभी निठल्ले लोग तोते पकड़ने निकले। शाम तक कोई एक तोता लेकर दरबार में आ रहा था, कोई 2, कोई 10, जो जितनी संख्या में तोते लाता उसे उतने ही सोने के सिक्के दिए जाते। अब ये समाचार धीरे धीरे आसपास के नगरों में भी फैल गया कि फला राजा एक तोता मारने के बदले में एक सोने का सिक्का दे रहा है। बेचारे तोते समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों मरवाया जा रहा है। अब ये समाचार धीरे धीरे राजा भोज के पास भी पहुंच गया कि राजा ने तोते मरवाने का हुक्म दिया है। वह चौकन्ना हो गया और सभी 99 तोतों को बुलाकर बोला, होशियार हो जाओ, मुसीबत हम पर आने वाली है। सभी तोते बेचारे डरे सहमे। राजा भोज बने तोते पर आश लगाए बैठे रहे और बोले, प्रधान जी, हमें तो आप जैसा सुझाव देंगे हम उसी का पालन करेंगे। कृपा आप ही हमारा मार्ग तय करें। राजा भोज पर अब 99 तोतों की सुरक्षा का भार था। वो अपनी चतुराई से उन सभी दोस्तों को बचाते रहे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सभी 100 तोते रात के समय पेड़ पर बैठे मंत्रणा कर रहे थे। तभी उनमें से एक तोते ने देखा एक शिकारी अपने कंधों पर धनुष बाण एवं कमर पर दरात बांधे और हाथ में बोरा लिए उनकी दिशा में बढ़ा चला आ रहा था। उसने तुरंत अपने प्रधान यानी राजा भोज को इसकी सूचना दी। शिकारी को यूं आता देख राजा भोज ने तुरंत एक योजना बनाई और सभी तोतों को समझाया, देखो, उड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसके हाथ में धनुष बाण है। अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हम में से 2 या 3 तो जरूर मारे जाएंगे। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। सभी डरे सहमे और भयभीत तोतों ने तुरंत हामी में अपना सिर हिलाया। फिर राजा भोज उन्हें अपनी रणनीति समझाते हुए बोले, देखो, पहले ये शिकारी पेड़ के पास आएगा और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर प्रसन्न हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये लालच में सारे तोते पकड़ने की सोचेगा, जिसके लिए ये हम पर बाण तो नहीं चलाएगा, क्योंकि बाण चलाने से वह 2 या 3 तोते ही पकड़ सकता है, बाकियों को नहीं। तो आप सबको एक नाटक करना होगा जिससे शिकारी सोचे कि यह तो पहले से ही मरे हुए हैं। कहने का मतलब है आप सब अपनी गर्दन इस कदर लटका दो जिससे ऐसा प्रतीत हो जैसे हम मरे हुए हैं।
फिर शिकारी ऊपर पेड़ पर चढ़ेगा और हमें एक एक कर नीचे गिराएगा। तब आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जैसे ही शिकारी एक तोते को नीचे पटकेगा वैसे ही आवाज आएगी पट। फिर दूसरे को पटकेगा तो आवाज आएगी पट। फिर तीसरे को पटकेगा तो आवाज आएगी पट। पट की आवाज को गिनते रहना, क्योंकि धीरे धीरे वह हम सबको नीचे पटकता रहेगा और जैसे ही पट की 100वीं आवाज पूरी हो जाए तब सारे एकदम उड़ जाना। इससे फायदा ये होगा कि उस वक्त शिकारी तो पेड़ पर होगा और हम सब भागने में कामयाब हो जाएंगे और इस वक्त उसके पास धनुष बाण भी नहीं होंगे। सभी तोतों ने कहा, ठीक है प्रधान जी। और सभी तोते पेड़ की टहनियों पर ऐसे गर्दन लटका कर लेट गए जैसे सभी मरे हुए हैं। अब शिकारी पेड़ के पास पहुंचता है और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर काफी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि इतने सारे तोते उसे बड़ा धनवान बना सकते थे। वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहते हुए बोला, भगवान तू कितना दयालु है, मुझे एक ही जगह इतने सारे तोते मिल गए, वह भी मरे हुए। मुझे हत्या भी नहीं करनी पड़ेगी और ढेर सारे सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे। शिकारी ने अपने धनुष बाण और बोरा नीचे रखा और पेड़ पर चढ़ गया। प्रसन्नता से व्याकुल शिकारी एक एक करके तोते नीचे पटकने लगा। शिकारी अपना कार्य शुरू कर चुका था। वो एक एक कर सभी तोतों को नीचे पटकने लगा। जैसे ही एक तोता नीचे गिरता, पट की आवाज होती। सभी तोते उस आवाज की गिनती करने लगे। आवाज की गिनती 99 तक पहुंच गई थी। अंत में बचे थे राजा भोज, जिनको शिकारी नीचे फेंकने ही वाला था कि उससे पहले शिकारी का दरात धरती पर आ गिरा। अब 100 की गिनती पूरी हो चुकी थी। अंतिम आवाज सुनते ही सभी नीचे पड़े तोते फूर से उड़ गए, लेकिन शिकारी के हाथ में रह गए राजा भोज। चूंकि राजा भोज प्रधान थे, इसलिए वह सबसे ऊंची टहनी पर बैठे थे। बाकी 99 तोते उड़ चुके थे, लेकिन राजा भोज बना तोता शिकारी के हाथ लग चुका था। शिकारी तोतों की चतुराई से काफी गुस्से में था। ऐसे धोखे की रासलीला देखकर वह आग बबूला हो गया था। शिकारी राजा भोज बने तोते को बोला, मेरे साथ तुमने बड़ा धोखा किया है, लेकिन मैं तुझे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। कम से कम मुझे एक सोने का सिक्का तो मिलेगा। शिकारी पेड़ से नीचे उतरा और राजा भोज बने हुए तोते को अपने हाथों में पकड़ नगरी की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में तोते ने कहा, शिकारी भाई। शिकारी इधर उधर देखने लगा और बोला, मुझे किसने आवाज लगाई है? चूंकि राजा भोज बना तोता मनुष्य की भांति बोल सकता था, उसने कहा, भाई मैं बोल रहा हूँ तोता जिसे तुमने पकड़ रखा है। शिकारी थोड़ा हैरान होकर, वाह यार, तू तो हमारी जैसी भाषा बोल रहा है। तोता, शिकारी भाई तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? शिकारी, मैं तुझे राजा के पास लेकर जाऊंगा, जहाँ मुझे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का मिलेगा। तोता, भाई तुम मुझे राजा के पास लेकर मत जाओ, इसकी जगह तुम मुझे किसी सेठ के पास लेकर चलो। मैं उस सेठ से तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलाऊंगा। शिकारी अचंभे में, 10 सोने के सिक्के? तोता, हाँ भाई बिल्कुल, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिलाऊंगा। शिकारी, तो ठीक है, मैं तुझे एक सबसे अच्छे सेठ के पास लेकर चलता हूँ। तोते के चेहरे पर अब कुछ खुशी के अक्षर नजर आए। शिकारी उसे लेकर एक सेठ के पास पहुँच गया। वहाँ जाकर शिकारी बोला, सेठ जी, ये तोता मैंने जंगल से पकड़ा है, जिसे मैं आपको बेचना चाहता हूँ। सेठ, भाई भला मैं इस तोते का क्या करूँगा? इसे ले जाकर राजा को दे दे, तुझे एक सोने का सिक्का मिल जाएगा। शिकारी, लेकिन ये तोता कहता है, मुझे राजा को नहीं अपितु किसी सेठ को बेच दो। आप खुद ही इससे बात कर लो। सेठ अचंभे में, क्या ये तोता बोलता है? शिकारी, जी सेठ जी, ये तोता बोलता है, बहुत ही समझदारी भरी बातें करता है। सेठ, ठीक है, अंदर लेकर आजा। फिर सेठ शिकारी व तोते को अंदर लेकर गया और बैठकर तोते से विचार विमर्श करने लगा। तोते ने कहा, सेठ जी, आप मुझे 10 सिक्कों में इस शिकारी से खरीद लीजिए। मैं इन 10 सिक्कों के बदले आपको 1 लाख सिक्कों की आमदनी करवा कर दूंगा। अगर आप मुझे नहीं खरीदोगे तो ये शिकारी मुझे राजा को सौंप देगा और वहाँ मुझे समाप्त कर दिया जाएगा। सेठ अचंभित था, क्योंकि एक तोता उसके सामने बैठकर इतनी समझदारी भरी बातें कर रहा था।
सेठ ने तुरंत 10 सिक्के निकाले और शिकारी को दे दिए। अब तोते ने शिकारी से कहा, शिकारी अपने ईमान पर रहना, किसी को बताना मत कि मैंने फला सेठ को तोता बेचा है। शिकारी ने हामी भरी और खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब सारा मामला शांत होने के बाद सेठ ने तोते से कहा, भाई तू मेरी लाखों की कमाई भला कैसे करवा सकता है। तोते ने कहा, देखो सेठ जी, मैं जैसा कहता हूँ वैसा आप करते जाओ, आपके पास धन की वर्षा होने लग जाएगी। सेठ, ठीक है, बता अब मैं क्या करूँ। तोते ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो सेठ जी, कल तुम गुड़ खरीद लो, जितना भी खरीद सकते हो खरीद लो, क्योंकि 1 सप्ताह बाद गुड़ का भाव दुगना हो जाएगा। सेठ ने ऐसा ही किया और पूरे शहर का गुड़ खरीद लिया। दूसरे सप्ताह आया तो वास्तव में गुड़ का भाव दुगना हो चुका था। उसने वही गुड़ दुगने भाव में बेच दिया। अब सेठ को दुगना मुनाफा हुआ। इस मुनाफे से सेठ बड़ा खुश था कि वास्तव में ये तोता तो बड़ा ही ज्ञानी और समझदार है। सेठ तोते को बड़े ही प्यार से रखने लगा, उसे प्रतिदिन अच्छा खाना खिलाता और उसके लिए सभी जरूरत का सामान लाने लगा। तो दोस्तों, सेठ रोज तोते से सलाह मशवरा करता और जो बात तोता कहता सेठ वही करता। तोता सेठ को सलाह देते हुए कभी रुई खरीदने के लिए कहता, कभी लोहा खरीदने को, कभी चीनी खरीदने को, मतलब धीरे धीरे सेठ की सभी तिजोरियां भरने लगी। अब सेठ बड़ा खुश था। तो एक दिन सेठ तोते से कहने लगा, तोता भाई, मैं तेरी वजह से आज मालामाल हो गया हूँ। तू बता आज क्या चाहता है, मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सेठ की इतनी बात सुनकर तोता उदास हो गया। सेठ ने कहा, तोता भाई तू उदास है, बता मुझे क्या बात है। धीरे धीरे तोते की आंखों से आंसू टपकने लगे। तोते की आंखों में आंसू देखकर सेठ ने कहा, तोता भाई मुझे माफ कर दे, मैं अपनी कमाई के चक्कर में आज तक तेरा दुख दर्द तो पूछ ही नहीं पाया, लेकिन अब तेरी वजह से मेरे पास बहुत धन हो गया है। अब तू अपने बारे में बता। तोते ने कहा, देखो सेठ जी, किसी को बताना मत, मैं अपने बारे में आपको सारी बात बताता हूँ। सेठ ने कहा, तू मेरा विश्वास कर तोते भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो तोते ने कहा, सेठ जी, मैं वास्तव में कोई तोता नहीं बल्कि राजा भोज हूँ। फिर तोते ने बाजीगर से लेकर 15वीं विद्या तक की सारी बात सेठ को बता दी। और अंत में तोते ने कहा कि यह तोता मार अभियान भी मुझे खत्म करने के लिए ही बनाया गया है। सेठ पूरा किस्सा सुन दंग रह गया और तोता बने राजा भोज के पैरों में गिर गया। गिरकर कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हुई है। मैंने इतने बड़े महाराज को एक नौकर की तरह रखा है, कृपा मुझे क्षमा करें और मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताए। तोते ने कहा, आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो मुझे मेरे कर्मों का दंड मिल रहा है, लेकिन आप कुछ कर सकते हो तो मुझे किसी भी तरीके से एक बार छुपाकर रानी सत्यवती के पास पहुंचा दो, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ, ठीक है महाराज, मैं किसी भी तरीके से आपको रानी सत्यवती के महल तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी खतरों का सामना क्यों ना करना पड़े। सेठ अपने वचन अनुसार राजा भोज बने तोते को रानी सत्यवती से मिलाने के लिए काफी आतुर था। फिर एक दिन उसने योजना बनाई और तोते को अच्छी तरह छुपाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। 2-4 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह राजा भोज की नगरी में पहुंच गया और रानी सत्यवती के महल के बाहर जाकर बैठ गया, क्योंकि यह मसला इतना गंभीर था कि वह हर किसी से इसके बारे में बात नहीं कर सकता था। सेठ को फूक फूक कर अपने कदम रखने पड़ रहे थे, लेकिन सेठ करे तो क्या करें। महल के अंदर जाना उतना ही मुश्किल था जितना कि एक गरीब आदमी का मोदी से मिलना हो। सेठ महल के बाहर बैठा रहा, उम्मीद लगाए कि भगवान एक रास्ता जरूर निकालेगा। अचानक सेठ ने देखा कि एक नौकरानी महल से बाहर आई। सेठ ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया कि आगे का काम ये नौकरानी ही कर सकती है। वह भागा और तुरंत नौकरानी के पास जा पहुंचा। सेठ नौकरानी से बोला, बहन कृपा आप मेरा एक कार्य कर दीजिए, मुझे किसी भी तरह एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए। नौकरानी गुस्से में, क्या रानी सत्यवती से मिलना दूं? हमारी रानी के इतने भी बुरे दिन नहीं आए।
कि वह राह चलते किसी भी अरे गरे से मिले। जाओ, चले जाओ यहाँ से। सेठ नौकरानी से, आप किसी भी तरह ये समाचार रानी तक पहुँचा दो कि एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करते हुए एक गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। इसके बदले में आपको 50 सोने के सिक्के दूंगा। 50 सोने के सिक्कों के नाम से नौकरानी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, इतने से काम के 50 सोने के सिक्के। नौकरानी बोली, लाओ सेठ, पहले मुझे 50 सोने के सिक्के दो, तभी मैं रानी के पास जाकर आपका समाचार पहुंचाऊंगी। सेठ ने तुरंत उसे 50 सिक्के थमा दिए। सिक्के अपने पल्लू में बांधकर वह दौड़ती हुई रानी सत्यवती के पास गई और रानी से बोली, महारानी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल सफर करते हुए आपसे मिलने आए हैं। शायद बेहद ही गंभीर समस्या पर विचार करना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दे तो मैं उन्हें बुलाऊं। रानी सत्यवती, ठीक है, उसे हमारे पास लेकर आओ। बांधी भागी गई और सेठ को रानी सत्यवती के महल के भीतर ले आई। जब सेठ रानी के पास पहुंचा, तो रानी ने देखा कि सेठ की आंखें छलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर रानी से विनती करी कि रानी, केवल 1 मिनट में आपसे अकेले में वार्ता करना चाहता हूँ। रानी सत्यवती एक कोमल हृदय की महिला थी। किसी अनजान व्यक्ति की आंखों में पानी देख उसका मन पसीजने लगा था। रानी ने तुरंत सभी नौकरानी और पहरेदारों को बाहर जाने का आदेश दिया। जैसे ही सब बाहर गए, सेठ ने अपनी चादर हटाई और तोता बने राजा भोज को बाहर निकाला और बोला, महारानी, यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा भोज है। किसी अनजान के मुख से ऐसे शब्द सुनते ही रानी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वो इस पहेली को समझ नहीं पा रही थी। राजा भोज, वह भी एक तोता कैसे? रानी के हृदय में सवाल बढ़ते जा रहे थे। एक क्षण के लिए वह मौन हो चुकी थी। फिर सेठ ने धीरे से कहा, रानी, आप इन्हें संभालिए, मेरा कार्य यहीं समाप्त होता है। बाकी की सारी दास्तां स्वयं राजा भोज तोता आपको बता देंगे। रानी अपने हृदय को सराहती हुई बोली, रुको सेठ, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो जाता कि यह राजा भोज है, आप यही रहेंगे। यदि आपकी बात सच साबित हुई तो राजा भोज की आने की खुशी में आपके नाम पर एक भव्य समारोह किया जाएगा, और यदि आप हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं तो आपको ऐसा दंड दिया जाएगा जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। रानी और सेठ की इतनी बातें सुनकर उस पीछे बैठे तोते ने धीरे से कहा, रानी, क्या आज भी आपके पास हमारी मूंछ का बाल सुरक्षित रखा है? ये कथन सुनते ही रानी बोलती बोलती एकदम सुन्न पड़ गई और धीरे धीरे अपनी नजरें उस तोते की तरफ घुमाई जिसकी आंखों से जिज्ञासा के आंसू बह रहे थे। अपने स्वामी से इतने वर्षों बाद मिलकर जो इस अवस्था में उनसे मिले थे, उन्हें गले लगाकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने सेठ का तहे दिल से धन्यवाद दिया और उन्हें मेहमान गृह में ठहरने को कहा। रानी ने नौकरानियों को बुलाकर आदेश दिया कि यह सेठ हमारे शाही मेहमान है, इन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। सेठ ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और मेहमान गृह की ओर चल दिए। अब रानी को राजा भोज तोते ने अपनी पूरी दास्तान सुना डाली कि कैसे नाई ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। रानी ने भी उसके महल में आने के पश्चात राजा भोज तोते को उसकी सारी कहानी सुनाई और बोली, महाराज, ये तो मैं उसके महल में आते ही समझ गई थी कि यह बहरूपिया कोई और है, मेरे महाराज नहीं, क्योंकि मैंने उससे आते ही वह निशानी मांगने को कहा जो आप मुझे सौंप कर गए थे, जिसे देने में असमर्थ हो गया और नए नए बहाने बनाने लगा। इतनी वार्ता करने के बाद रानी सत्यवती बोली, महाराज, आप एक 15 विद्या निदान शासक है, तो कृपा आप ही इस समस्या का समाधान करिए। दोस्तों, नाई कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो केवल 15वीं विद्या जानता था, किंतु राजा भोजपुरी 1 से लेकर 15 विद्या तक सभी जानते थे। अब असली राजा भोज को रानी सत्यवती का साथ मिल चुका था। उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए गंभीर योजना बनाई और रानी सत्यवती से बोले, राजा भोज जो कि एक तोते थे, उन्होंने कहा, देखो रानी, केवल सेठ और आपको ही मालूम है कि मैं महल में आ चुका हूँ।
और किसी को भी इसकी सूचना नहीं है और ना ही मिलनी चाहिए। अब जो मैं आगे कहूँगा आपको वही करना होगा। रानी सत्यवती, जी महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। कृपा आप मुझे आगे की योजना बताइए। राजा भोज तोता रानी, सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मरा हुआ बकरा मंगवाए और एक नौकरानी से कहकर नाई के पास संदेशा भिजवाए, जिसमें आप उससे माफी मांगते हुए महल में आने का आग्रह करना चाहती है और मुझे किसी ऐसे स्थान पर छुपा दीजिए जहां से केवल मैं आपको देख सकूं, आप लोग मुझे ना देख सके। रानी सत्यवती, राजा भोज की पूरी योजना अच्छी तरह समझ चुकी थी। फिर उसने योजना अनुसार एक नौकरानी को बुलाया और उसके द्वारा रानी ने राजा भोज बने नाई तक एक संदेशा भिजवाया, जिसमें रानी राजा से माफी मांगते हुए अब उन्हें महल में बुलाना चाहती हैं। नौकरानी रानी का संदेशा लेकर तुरंत राजा बने नाई के पास गई, जो रानी भानुवती के महल में विश्राम कर रहा था। वहां जाकर नौकरानी राजा नाई से बोली, महाराज, रानी सत्यवती ने आपको याद किया है। वो अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए आपसे माफी मांगना चाहती हैं। रानी ने आपके साथ सभी मंत्री गण को भी आमंत्रित किया है ताकि वह सबके सामने आपसे माफी मांग सके। कृपा अब आप चलिए। रानी आपकी आरती करते हुए महल में आपका भव्य स्वागत करना चाहती है। ये सारी बात नौकरानी ने राजा बने नाई को हाथ जोड़कर कह डाली। राजा, आखिरकार रानी सत्यवती को अक्ल आ ही गई। ठीक है, जाकर रानी से कह दो हम शीघ्र ही समस्त मंत्री गण के साथ महल में पधार रहे हैं। हमारे स्वागत की तैयारी करो। रानी सत्यवती को पूरा विश्वास था कि इस संदेश के साथ राजा नाई जरूर आएगा। इसलिए रानी ने तोता बने राजा भोज को एक कपड़े से ढककर कक्ष के रोशनदान में छुपा दिया, ताकि तोता वहां से सारा दृश्य देख सके। इस कार्य से निजात पाकर रानी राजा नाई और मंत्रियों की आने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद रानी ने देखा राजा नाई समस्त मंत्री गणों के साथ महल की ओर पधार रहा था। राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही रानी ने अपने ऊपरी मन से राजा नाई की आरती की और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैं अपनी गलती पर अति शर्मिंदा हूँ जो मैंने आपको महल में प्रवेश करने से रोका। किंतु आप ये भली भांति जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, कारण मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। कृपा अब आप मुझे क्षमा का दान दें। अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई रानी बोली, महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इतनी पुरानी बातें याद थोड़ी ही रहती हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आप 15वीं विद्या सीखने जा रहे थे, तब आप मुझे निशानी के तौर पर कहकर गए थे कि रानी सत्यवती, मैं जब भी 15वीं विद्या सीखकर वापस आऊंगा, सबसे पहले इसका चमत्कार आपको ही दिखाऊंगा, तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ। लेकिन महाराज, वापस आने के बाद आपने मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाया, जिस कारण मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। इसीलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सभी के सामने अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाइए, ताकि मैं अपने महाराज पर गर्व कर सकूं। इतनी वार्तालाप के बाद राजा नाई मन ही मन प्रसन्न हो गया। वो खुद भी सबके सामने अपनी विद्या दिखाने के लिए आतुर था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि असली राजा भोज वहाँ मौजूद होकर उसकी सारी रास लीला देख रहे थे और केवल उस एक मौके की तलाश में बैठे थे, जब नाई एक क्षण के लिए राजा भोज के शरीर से बाहर निकले। राजा नाई, ठीक है रानी, बताए क्या देखना चाहेंगी आप? रानी ने तुरंत अपने नौकरों से कहकर उस मरे हुए बकरे को मंगवाया। रानी के आदेश अनुसार नौकर मरा हुआ बकरा लेकर आए और उसे राजा नाई के सामने पटक दिया। रानी, महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपने प्राण इस मरे हुए बकरे में डाल इसे जीवंत कर अपनी विद्या का परिचय दे। राजा नाई, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नाई मन ही मन मंत्र पढ़ने लगा और कुछ ही क्षण बाद राजा का शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर गया और मरा हुआ बकरा जीवंत हो उठा। अब नाई के प्राण बकरे में बस चुके थे। उधर रोशनदान में बैठा तोता राजा भोज इसी एक क्षण की तलाश में थे।
उन्होंने भी तुरंत मंत्र पढ़े और अपने प्राण खुद के यानी राजा भोज के शरीर में डाल दिए। फिर तोता प्राणहीन होकर गिर गया। वहां मौजूद समस्त जन अचंभे में थे कि यह हो क्या रहा है। अचानक राजा भोज ने कहा, जो कि अपने असली रूप में आ चुके थे, राजा भोज, बेड़िया लाओ, मोटी मोटी जंजीरें लेकर आओ। इस बकरे को अच्छी तरह से बांधो ताकि यह भाग ना पाए। राजा का आदेश सुन तुरंत बेड़िया लाई गई और बकरे को अच्छी तरह से बांध दिया गया। मामला शांत होने के बाद राजा भोज ने अपनी सारी आप बीती वहां मौजूद समस्त मंत्री गणों को सुनाई और कहा, भला हो इस सेठ का जिसने मेरी काफी मदद की और अच्छाई का साथ दिया। राजा की बात सुन सभी मंत्री गण बोले, महाराज हमें क्षमा करें जो हम इस नकली राजा को पहचान ना सके, किंतु हमें इस पर संदेह तभी हो गया था जब इसने तोता मार अभियान चलाया था। कृपा अब आप ही इसकी सजा मुकर्रर करें। राजा भोज, इसके लिए मृत्युदंड पर्याप्त नहीं है, इसे हम ऐसी सजा देंगे जिससे ये सारी जिंदगी पछताता रहेगा। इस बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और समस्त प्रजाजन में ये घोषणा करा दी जाए कि राजा का आदेश है, जो भी प्रजाजन नगरी से बाहर जाएगा वह इसके सिर पर 5 जूते मार कर ही जाएगा और कोई अंदर आएगा वह भी 5 जूते मार कर आएगा। ऐसा ही हुआ। बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और वहां पहरेदार बैठा दिए गए। पहरेदार को सख्त आदेश दे दिया गया कि कोई भी आए या जाए इसे 5 जूते मारे बगैर नहीं जा सकता। इधर राजा भोज ने मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार बहुत ही सादर सम्मान के साथ करवाया। अब राजा भोज ने अपना राज्यपाठ भी खुशी खुशी संभाल लिया था। दोस्तों, इसी के साथ हमारी राजा भोज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपको ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने को मिलती रहेगी।